Vivek sir is a resource person. Topic is teaching and learning style. बहुत अच्छा टॉपिक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आपका टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल। टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लर्निंग पे, क्योंकि आप अगर अच्छा से सीखेंगे नहीं तो आप फिर सिखाएंगे कैसे बच्चों को। नाउ फर्स्ट डिफिनेशन, टीचिंग स्टाइल, दिस टर्म कैन बी defined as the approach how the learner understand or process provide the information. The way a learner grade the information is known as their learning style. It means पहले यहाँ पे लर्निंग है और लर्निंग में बच्चे सीखते हैं। सीखने का बहुत सारा सिद्धांत भी है, बहुत सारे जो फिलोसफर है वो सिद्धांत भी दिए हैं। अगर एक बालक सपोज दैट छोटा बालक है और अगर उसको कोई अनुभव नहीं है, अगर वो जाता है और अगर लैंप को छूता है, जलता हुआ लैंप को, शुरू में उसको पता नहीं होता है, बाद में जाता है जब टच करता है तो उसको जलन होती है, तब उसके माइंड में वो समझता है कि नहीं इसको टच नहीं करना है। इट मीन्स वो सीखा, पहले वो सीखता है। अगर और कोई बच्चा दूसरा जाएगा तो फिर उसको मना करेगा कि नहीं नहीं वो जल जाएगा, उससे मत टच करो। यानी पहले सीखना और तब सिखाना। आप अच्छा सीखेंगे तभी आप अच्छे दूसरों को सिखा पाएंगे। ओके, एम क्या है, कहता है एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्टाइल। स्टाइल जो टीचिंग स्टाइल है या लर्निंग स्टाइल है वो जरूरी क्यों है? टू रिमेन फोकस ऑन टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स एज बेस्ट यू कैन। आप टीचिंग स्टाइल आपके पास होगा, आपके पास लर्निंग स्टाइल होगा तो आप जो है स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे पढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप स्टूडेंट को अगर मान लिया आप क्लास में गए और स्टूडेंट को बोरिंग लग रहा है आपका पढ़ाई में, आप वहाँ पर टीचिंग स्टाइल को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग स्टाइल नहीं है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, और टीचिंग स्टाइल का यूज करेंगे तो बच्चा आपके बातों को सुनेगा और समझेगा और एक अच्छा टीचर भी आपको मानेगा। नाउ टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल, इसमें आप देखोगे टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल, यहाँ पे देखते हैं विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग और गाइडेड सिंथेटिक। यानी पहला है विजुअल, कोई भी चीज को आप देखकर अनुभव करते हैं, देखकर सीखते हैं। और ऑडिटरी है, उसमें हम लोग सुनकर जो है सीखते हैं। रीडिंग राइटिंग का मतलब उसको पढ़कर और लिखकर। ठीक है, हम कुछ बात बताएंगे आप, बहुत सारे ऐसे लर्निंग बताने के लिए जो आज बताए हैं, जैसे स्किनर, वुडवर्थ, क्रो, हर्नाइट, ये सब के अनुसार जो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। यानी बिहेवियर को एडप्ट करने का एक प्रोसेस है लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से हम कोई भी बिहेवियर को एडप्ट कर पाते हैं। अगर और इसके आगे हम आते हैं, जैसे सीखना, इसका मतलब सीखना क्या है, व्यवहार में उसको सामंजस्य की प्रक्रिया को स्थापित करना, दैट इज सीखना। मान लो कोई बोलता है कि दौड़ना, दौड़ो, अब उसको पता ही नहीं दौड़ो, वो तो जानता है कि दौड़ो एक शब्द है, अब उसको प्रैक्टिकली अगर एक्टिविटी करके नहीं पता चलेगा कि दौड़ना इसे दौड़ा जाता है तो दौड़ो खड़ा रहेगा, दौड़ो पता ही नहीं है। तो आप एक्टिविटी भी इसमें देखेंगे। तो अधिगम के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे पाउलो का सिद्धांत है। उन्होंने क्या किया, सीखने के लिए एक कुत्ता है और कुत्ता को क्या किया, वो भोजन दिए टाइम पे। पहला दिन वो भोजन किया, दूसरे दिन क्या किया, भोजन के साथ उन्होंने घंटी बजाया। अब घंटी जब बजाया तो कुत्ता का माइंडसेट हुआ कि घंटी बजेगा भोजन मिलेगा। देखिए इसके बाद क्या हुआ, उस दिन तो हो गया, एक बार और जो धीरे धीरे एडप्ट हो गया, आदत हो गया, वो सीख गया। और सीखने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसके सामने घंटी बजी और भोजन नहीं मिला, तो एडेप्टेशन क्या था कि जब भोजन आता था मुंह में पानी आ जाता था, इसमें लार, जिसको सलाइवा कहते हैं। और जैसे ही घंटी बजी भोजन मिला तो सलाइवा भी सेक्रेट हुआ। लेकिन एक दिन भोजन नहीं मिला और घंटी बजा फिर भी सलाइवा सेक्रेट हुआ। ये है आपका बिहेवियर, ये लर्निंग बिहेवियर, सीखा, जो आदत हो गई, एडप्ट हो गया। एक और है जो आप देखेंगे
थर्ड नाइक का एक बिल्ली पे है। बिल्ली में क्या होता है कि बाहर जो है आपका एक मछली टंगा हुआ होता है और मछली टांग देने के बाद बिल्ली एक पिंजरे में या बॉक्स में जो है सो बंद रहती है और रस्सी से दरवाजा को लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, खूब प्रयास करती है, बाहर उसको भूख लगी है, मुंह में पानी आ रहा है और बाहर जो है तो मछली है। अब ये खूब प्रयास करती है, छटपटाती है, इधर उधर छटपटाती है और अचानक इसका पैर जो है रस्सी पे पड़ गया। अब रस्सी पे जब पैर पड़ गया तो दरवाजा खुल गया और जाके पूरा खा गया। फिर वैसा ही बंद किया गया, फिर रस्सी को लगाया गया। अब पता चला कि देखा गया धीरे धीरे जो है जितना प्रयास पहले किया गया था थोड़ा कम प्रयास किया गया, थोड़ा जो है सो कम प्रयास की। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, आदत में बदल गया। अब बार बार ये एक्टिविटी करते करते क्या हुआ, एक्टिविटी हुआ कि जब जैसे ही उसको बंद किया गया फट से पैर वहाँ पे रस्सी पे रख के और फट से दरवाजा खुला और फट से मछली खाने चल गई। तो ये सीखना हुआ, यानी धीरे धीरे जो है तो आप क्या करते हैं, सीखते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। आपको पता है कि राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा सीखने के लिए। बताइए, मरने की अवस्था में पड़े हुए थे फिर भी सीखने के लिए भेजा गया। इसका मतलब है कि आप जीवन से जन्म के बाद यानी जीवन से मरण तक जब तक आप बचते हैं तब तक सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं हो सकती है। कोई नहीं कर सकता कि हम पूरा सीखें, ये होता है सीखना। और अनुभव, यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ अनुभव की बात करेंगे। आप सभी अनुभवी हैं और टीचर के लिए बीएड इसलिए रखा गया है क्योंकि बीएड में सिर्फ सिखाया जाता है कैसे टीचिंग करना है, कैसे लर्निंग करना है। और अनुभवों के बीच में हम अपने अनुभव को यहाँ पे साझा करेंगे। आप देखेंगे ये जो लिखा है सुमोफली, आप देखेंगे बहुत अच्छा ये तरीका है सुमोफली। सु मतलब सुनकर, सुनकर का मतलब जैसे रेडियो है, पहले क्या होता था रेडियो, आज तो आप मोबाइल में देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। पहले रेडियो था, रेडियो में सुनते हैं। अगर कोई आंख से नहीं देख सकता तो क्या वो पढ़ेगा नहीं, वो सुनेगा। हमारे गांव के बगल में एक अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो है तो बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं सुनकर, रेडियो से सुनकर। यानी आप सुन सकते हैं। सुनना जो है एक आपका, इसके बाद बोलकर, कोई भी चीज को बोलकर, जैसे बच्चा को पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उसको बोलकर सीखेगा। और बोलकर जो बोलेगा या जो पढ़ेगा इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो क्या बोलेगा बोलकर अटपट निकल गया, टीचर को पता ही नहीं चला क्या बोला, खत्म, हाँ सर हो गया, लीजिए। तो टीचर वहाँ पे और स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि बच्चा पढ़ क्या रहा है और कहाँ पे गलत पढ़ रहा है उसको बताया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लिख कर भी पढ़ा जाए, राइटिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है उसका, ठीक है। और इसके बाद देखिए कार्य करके, मान लिया आपने पूरा किया, आप सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप जो है तो पूरा एक्टिव नहीं हो पाएंगे, अच्छा से नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए नया नया कोई नर्सरी क्लास में बच्चा आया, एडमिशन लिया और देखते हैं दीवार में पूरा जो है तो छपा रहता है ए, अ से अनार, आ से आम, ठीक है। आप देखिए ये सब है, तो अ से आम, आ से अनार या ऐसे एप्पल लिखा हुआ रहता है। तो नया बच्चा आएगा तो क्या कहेगा, वो देखेगा ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, उसको पता ही नहीं है। वो देखेगा पहले, उसका दोस्त आएगा जो सीनियर है, वो बोलेगा अरे ये नहीं जानते हो क्या, अरे ये मैंगो है, ये अनार है। अब देखिए उस शब्द के साथ जो है फोटो को भी देखेगा, लेकिन यहाँ पूरा वो नहीं सीखा, वो पहचान लिया कि आम वैसा होता है, लेकिन अब बोलेगा कि आम का टेस्ट कैसा होता है, लीजिए उसको खाने को मिलेगा तब तो पता चलेगा कि आम का टेस्ट कैसा होता है। तब वो पहले, अब उस आम को आप दीजिए, खाएगा, उसका टेस्ट पता चलेगा। मान लीजिए कोई अंधा है या नहीं सुन पा रहा है तो
अनुभव भी करके देख सकता है। पानी है, उसको टच करवाएंगे, क्या है ये पानी, इसको कहते हैं, सिखाएंगे उसको। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग है क्योंकि बच्चे अलग अलग है। अब आप कहिए कि सर स्टाइल क्यों जरूरी है, तो टीचिंग स्टाइल जो है और लर्निंग स्टाइल यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा तो इंडिविजुअल अलग अलग सब है, कोई बहरा है, कोई देख नहीं पाएगा शारीरिक रूप से, ठीक है, अलग अलग बच्चे यहाँ पे डिफरेंट बच्चे होते हैं, इसीलिए डिफरेंट मेथड की आवश्यकता होती है। अगर दुनिया में सारा बच्चा एक ही जैसा होता तो शायद ये इतना लफड़ा, इतना मेथड का आवश्यकता ही नहीं होता। अलग अलग बच्चे इंडिविजुअल होते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जाएंगे, अगर आप मान लीजिए एक ही मेथड का यूज कर रहे हैं, अब कोई बच्चा समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, आपको पूरा का पूरा जो है एक बताएंगे टीचिंग स्टाइल में, उसमें एक दिखाएंगे कि हाइब्रिड है, उसमें पूरा का पूरा आपको स्टाइल जो है तो इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि उसमें सभी बच्चे को हम अच्छी तरह से इंगेज कर लें। तब क्या जरूरत पड़े, आपको पूरा पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो ये सीखने की प्रक्रिया है, आप ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है, और बच्चों को सिखा सकते हैं। अब आते हैं टीचिंग पे, ठीक है, तो टीचिंग से पहले हम बताएंगे कि टीचिंग यहाँ पे क्या है। अगर हमको टीचिंग करना है, मान लीजिए हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम क्लास में गए, एक भी स्टूडेंट नहीं है, किसको पढ़ाएंगे, दीवार को, कुर्सी टेबल को, किसको पढ़ाएंगे, हम बहुत जानते हैं। तो टीचर है लेकिन स्टूडेंट को होना जरूरी है, तो ट्राइपोलर जो है आपका जरूरी होता है ना, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट ये दो हो गए, और एक क्या होना चाहिए, अब क्या पढ़ाना है पता ही नहीं है, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, क्या बोलना है कोई टॉपिक ही नहीं है। तो टॉपिक यानी करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए जिस पे हम बात करेंगे। इसलिए तीन चीज हो गए, एक शिक्षक, टीचर और एक स्टूडेंट और एक करिकुलम जो आपका पाठ्यक्रम है, ये तीन होगा तो आप जो है तो अच्छा से आप पढ़ा पाएंगे, ठीक है। करिकुलम होना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग क्लास के लेवल पे अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया जाता है, सबको आप एक जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे और ना पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग यहाँ जो है, टीचिंग इज कहता है सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, यानी एक सामाजिक है। आप किसी को भी सिखा सकते हैं, कैसे भी आप सिखा सकते हैं। इसमें है क्या, टीचिंग इज मेड अप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड टीचिंग, इट मीन्स लर्न। टीच का मतलब लर्न, सिखाना, ये इंग्लिश वर्ड है। और टीचिंग इज अ 3 prolonged process in which teacher and the student realize their personality through the curriculum। यानी अभी जो बताए 3 तो 3 स्ट्रक्चर हमने देखा कि टीचर, शिक्षक और जो है एक करिकुलम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टीचिंग का मेथड क्या है। अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, आप एक तरीका से बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरे तरीका से पढ़ाएंगे, कई तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। आप उसको, पहला तरीका है स्टोरी टेलिंग मेथड। ये ज़्यादातर जो प्राइमरी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे, स्टोरी टेलिंग मेथड, ये बहुत ही कारगर है। बच्चे को आप कहानी सुनाएंगे, आप ऐसा कहानी में जान डाल दीजिए कि बच्चा को लगे कि एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। आप जैसे गाय का बारे में बता रहे हैं तो गाय के बारे में लगे कि सामने से दिख रहा है, ठीक है। कहानी में भी ऐसा होता है, लगता है कि हाँ काश, सोचने लगता है बच्चा, डूब जाता है उसमें, इमेजिनेशन करने लगता है। अब ऐसा ऐसा कहानी आप कहेंगे बोरिंग लगे, बेकार है, इससे हमको कोई फायदा है। हाँ, एक चीज और है, आप टीचिंग स्टाइल का यूज करेंगे, आप कोई भी चीज का यूज करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि आपका कुछ ऐसा इंक्लूड होना चाहिए जिससे बच्चा को लगे कि इससे हमको फायदा है। अब बच्चा को लगेगा ही नहीं कि हमको इससे फायदा है, यानी उसके माइंड तक पहुंचेगा नहीं, स्टोर रहेगा ही नहीं। अब मान लीजिए सुन लिया बच्चा, सुन लिया तो कुछ समय तक याद रहेगा, भूल जाएगा। अब देखा तो थोड़ा ज़्यादा समय तक याद रहता है, एक्टिविटी अगर कर रहा है तो और ज़्यादा समय तक याद रहता है। जैसे भी बताया कि सेब खा के देखेगा मीठा होता है, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि आम जो है तो मीठा, मेरा पका हुआ है, कच्चा में तो खट्टा भी लगता है, ऐसा है, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे पक्का आम ठीक है, पक्का लगता है, खट्टा आम कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, कच्चा होगा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बहुत ही
कि बच्चों की होता है कहानी सुनाकर आप जो है उसको समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी अच्छा होना चाहिए और कहानी में वो टॉपिक इंक्लूड होना चाहिए। कहानी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को शिक्षा मिले, उसका जीवन का आधार हो, उसमें पता चले कि हाँ इस कहानी से हमको लास्ट में दिया रहता है ना, कहानी से ये शिक्षा मिलता है या कहानी से ये शिक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको क्या शिक्षा मिला, आप कहानी कह दिए आधा अधूरा है, कुछ पता ही नहीं चला। अरे कहानी तो था, पता ही नहीं चला। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें आप देखेंगे क्या होता है। इन दिस मेथड गिव द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट। अभी मैंने बताया था, अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, लिसन केयरफुली, ध्यान सुनो जरा। अगर आप टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक तैयार किया जाता है। आप क्लास 12 के बच्चों को 12th क्लास का जो करिकुलम है उसको पहला क्लास के बच्चों में नहीं थोप सकते। आप अनुभव के आधार पे, आप डेवलपमेंट के आधार पे आप जो है करिकुलम तैयार करते हैं, उसका पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड यहाँ पे जरूरी है। और उसके लिए करेक्ट जो है क्या होना चाहिए, करिकुलम। ये टेक्स्ट बुक मेथड से क्या होता है कि आप रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करवा सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्या किसी को डिस्टर्ब हो, तो अब यहाँ कहा गया कि आप टीचिंग और लर्निंग जो है उसमें स्किल डेवलप करेंगे। यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बुक मेथड। तो करिकुलम तो मैंने चुन लिया, उससे क्या होगा, पढ़ने और लिखने का स्किल डेवलप होगा, ठीक है। उसमें होता क्या है कि डेवलप स्किल एंड करेक्ट राइटिंग स्किल इन द मेथड टीचर एंड स्टूडेंट सेक्टर बेस्ड डिपेंड ऑन द एज। अब एज के अकॉर्डिंग टीचर जो है और अनुभव भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम में, जैसे जो प्राइमरी के पढ़ाने वाले वहाँ पे रहेंगे, जो सीनियर पढ़ाने वाले वहाँ पे रहेंगे, तो टीचर भी वैसे ही रहेंगे सेंटर्ड, ताकि उसको समझा सके। तो टेक्स्ट बुक से बहुत फायदा होता है। पता चला कि हम 8th क्लास में हैं, हमको बुक भी पढ़ने नहीं आ रहा, क्या फायदा हुआ, यानी आप टेक्स्ट बुक जो है मेथड का यूज नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ये थोड़ा सा हाई क्लास में भी रहता है। लेक्चर मेथड क्या है इसमें, हाँ इसमें एक फायदा है कि टाइम कम होता है। आप कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा सुनेगा, बोलेगा नहीं, उनका काम है सुनना। वो ध्यान से लेक्चर को देखेंगे, चूँकि आप प्रिपेयर्ड होकर लेक्चर दे रहे हैं उसके टॉपिक के बारे में, वो ध्यान सुनेगा, आपका टाइम बचेगा, कम समय में आप ज़्यादा लेक्चर दे सकते हैं और बच्चे को समझा सकते हैं। और ऐसा लेक्चर हो कि उसके दिमाग में थोड़ा एडजस्ट हो, ठीक है। नाउ पहले क्या था कि गुरुकुल मेथड था, उसमें भी जो है तो टीचर जो है शिक्षक बोलते थे और उससे सुनते थे उस बात को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये हमको बहुत अच्छा मेथड लगता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या है, हम लोग TLM का यूज करते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वे, यानी आप कोई भी चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ बच्चों को दिखा के पढ़ाएं, कुछ ले जाएं। हमको फ्लावर बताना है तो फ्लावर ले जाएंगे क्लास में, उसमें क्या है पेटल्स है, सेपल है, उसको दिखाएंगे। अगर सेव के बारे में बताना है तो सेव ले जाएंगे क्लास में, भी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली अगर आप वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को बताते हैं, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें बहुत सारा है, आप कुछ भी करिकुलम उसमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक फायदा है कि बच्चा सीखता है किसके साथ, एक्टिविटी के साथ, और वो देखता है। जब देखेगा कि हाँ ये ऐसा होता है, ये फ्लावर है, इसमें ये पेटल्स, ये सेपल्स होते हैं, तो बहुत दिन तक याद रखेगा, उसके दिमागों में जो है तो अभ्यास रहेगा, भूलेगा नहीं, वो किसी को बता पाएगा। तो सबसे अच्छा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड जो आज भी यूज होता है। अच्छा प्रैक्टिकल, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, जितना भी प्रैक्टिकल है, इसमें क्या करते हैं, बायो लैब में ले गए, एक स्केलेटल सिस्टम निकाल दिए कंकाल, और कंकाल निकालने के बाद स्केलेटल सिस्टम निकालने के बाद बच्चों को दिखा रहे हैं और बता रहे, पढ़ा रहे। इट मींस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उससे ज़्यादा समझ में आएगा, अरे यहाँ भी हड्डी है, वहाँ भी हड्डी है, ये बिल्कुल अच्छा समझ में आता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। इसके बाद है ट्यूटोरियल मेथड। इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअली है, यानी किसी पार्टिकुलर बच्चों को हम इसमें जो है समझाते हैं अच्छा से, जिसको समझ में
नहीं आ पाता। ये कहता है कि ट्यूटोरियल इन एजुकेशन इज मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज। यहाँ भी नॉलेज का ट्रांसफर होता है एंड मे बी यूज एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसको भी हम लर्निंग प्रोसेस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड ये सबको पता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड है जैसे क्लास में अगर आप पहले क्या होता है, दो चीज मैं बताना चाहूँगा। आप देखेंगे कि जो हम लोग बीएड में करते हैं, जब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कर करके उस टॉपिक पे ले आते हैं, उसको क्या पढ़ाना क्या उस टॉपिक पे ले आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमको सर्कल पढ़ाना है तो हम बोलेंगे पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोला, चंदा मामा गोला। तो आज हम लोग चलिए गोला के बारे में, एक शेप उसके दिमाग में आएगा। तो आप प्रीवियस नॉलेज जो पूर्व ज्ञान है उससे आप एक नया टॉपिक पे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, बीच में आप क्वेश्चन भी करेंगे, आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन आंसर करने से बच्चा कितना पढ़ रहा है। एक और तरीका, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, आप खड़ा करा के क्वेश्चन पूछिए। आप खड़ा कराने के बाद से क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन पूछने के चलते फिर ध्यान से सुनेगा, ऐसा नहीं कि फिर हमको से भी पूछ देंगे। आप एक से पूछे, दूसरा फिर सोचेगा हमसे भी पूछेंगे, अब ध्यान सुनेगा। ये भी फायदा है क्वेश्चन आंसर जो मेथड है उसका। आप क्वेश्चन आंसर करते जाइए पीछे, अब नहीं कीजिएगा तो अरे पूछते तो है ही नहीं, पढ़ा के चलेंगे। आप पूछिए, डर जाएगा कि नहीं पूछेंगे, हमसे ही पूछेंगे, पीटेंगे भी। क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। इसके बाद इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्कशन मेथड में है, इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैव द फ्रीडम टू शेयर विद द टीचर। अब डिस्कशन मेथड के में क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो फ्री होता है, वो डिस्कस कर सकता है। जो उसके मन में क्वेश्चन नहीं आए या जिस क्वेश्चन का आंसर उसको पता नहीं, वो आपसे पूछ सकता है, आपसे डिस्कस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप वो मेथड का यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि पूछेगा तो उसको डांट के बैठा देके मत पूछो। आप उस मेथड का यूज कर रहे हैं कि पूछो। आपने दे दिया 5 मिनट, बोले ना कि हाइब्रिड आप यूज कर सकते हैं। आपने 5 मिनट दे दिया कि 5 मिनट तुम्हारे पास टाइम है, आप 5 मिनट में क्वेश्चन पूछो, जिसको जो पूछना है आप डिस्कस कर सकते हैं, जो नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्कसिंग मेथड है। इसमें टीचर जो है रेजेस द क्वेश्चन इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। क्वेश्चन टीचर भी करेंगे और स्टूडेंट उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड ये आपका डिस्कसिंग मेथड है। ठीक है, डिस्कस करके, या ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रुप बना देंगे। चलिए 5-5 का ग्रुप है, 4-4 का ग्रुप है, चलो एक क्वेश्चन है, ये वाला रो बताएगा, ये क्वेश्चन है, ये रो बताएगा, ये क्वेश्चन सबका आंसर। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग भी डिस्कस कर लेगा और जिसको पता होगा बता देगा। ये भी एक तरीका है, यानी टीचर भी इन्वॉल्व है उसमें, टीचर स्टूडेंट दोनों, और डिस्कस भी। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब स्टूडेंट जो है खुद कहता है कि आई फाइंड, यानी आई डिस्कवर, उसमें खुद जो है सोचता है स्टूडेंट और वो डिस्कवर करता है, उस बात को समझता है। कहता है द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज द इकोनॉमिक एंड फास्ट स्ट्रेटजी। इन दिस ह्यूरिस्टिक मेथड द स्टूडेंट मस्ट बी एन independent discover, there is no role of the teacher or guidance। इसमें स्टूडेंट को आपने काम दे दिया और स्टूडेंट करके आएगा, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं। कभी कभी होता है कि टीचर का रोल यानी हम काम दे दिए और हम बताएंगे नहीं, बस सिर्फ घूमेंगे, गाइड करेंगे उसका। लेकिन कभी कभी है कि टीचर का कोई रोल नहीं है इसमें, स्टूडेंट खुद करेगा और खुद उसको बताएगा कि कैसे उसका क्या आंसर हो सकता है। ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये लार्जली अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन मेथड और फिलोसफी ऑफ टीचिंग whereby students are permitted to find solution to problem।
ऑन देयर ओन, अपने आप उस क्वेश्चन को वो खोजेगा और एट देयर ऑन पेज often jointly in group activity either dependent or under the guidance of a teacher. अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। अभी हमने पीछे बोला डिस्कवरी मेथड, तो इसमें एक चीज है कि टीचर गाइड कर सकता है, टीचर गाइड कर सकता है डिस्कवरी में, आप गाइड ले सकते हैं और अपने से भी खुद कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर हेल्प करेगा कि तुम कैसे जो है डिस्कवरी करोगे, खोजोगे, किस चीज का आप खोज कर सकते हो। यानी खोजना मतलब माइंड उसका डेवलप करेगा। बच्चा को आप कितना सिखा दीजिए, अगर माइंड का अपना यूज नहीं करेगा तो उसका माइंड डेवलप कहाँ से होगा। और आज तो सिर्फ फिजिकल वर्क कम हो गया, माइंड तो डेवलप हो जाता है। आज ब्रेन जो है तो 1450 यानी 1450 सीसी का हो गया। सीसी मतलब क्रेनियम कैपेसिटी, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ाते हैं क्रेनियम कैपेसिटी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, माइंड का ये बढ़ रहा है क्रेनियम कैपेसिटी, और बाकी फिजिकल वर्क थोड़ा कम हो रहा है। इसलिए आज जितना भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है, तो माइंड से हो रहा है ना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, द प्रोजेक्ट मेथड इज ए टीचर फैसिलिटेटेड कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव अप्रोच इन विच ए स्टूडेंट एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल टू डिफाइन एंड सॉल्व रियलाइज प्रॉब्लम। हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, भले स्टूडेंट क्या करे कि नेट से छाप ले, चाहे प्रोजेक्ट किसी का उठा के ला के अपना नाम लिख के दे दे, लेकिन एक्चुअल में होता है कि प्रोजेक्ट वर्क जो है वो स्टूडेंट की क्षमता को देखना है। स्टूडेंट खुद से बनाएगा उसको कि कैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसे उस वर्क को कर रहे हैं, और वो पूरा एक्टिविटी, अगर हम यूट्रोफिकेशन कर रहे हैं तो पाउंड में जाएंगे, वहाँ पे पूरा अलग अलग फिल्म देखेंगे कैसे क्या है, उसका एक्टिविटी करेंगे। तो अपने से एक्टिविटी हम लोग में प्रोजेक्ट दिया गया था, तो कचरवा डैम है, वहाँ पे जाके पूरा वाटर वगैरह सब, वाटर पोल्यूशन जितना था सब अलग से फोटो वगैरह सब खींच कर उसको उस पर डालना होता था, बताना होता था। अभी तो नेट बहुत मिलता है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का मतलब माइंड का डेवलप, अपने आप उसको देखें, अपने से उसको खोजें, ठीक है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत जो है सो स्टूडेंट के माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये थोड़ा हाई क्लास के बच्चों के लिए भी होता है ये प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद टीचिंग प्रोसेस जो हमने बताया था, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये टीचिंग प्रोसेस है, ये तीनों रहना चाहिए। इसमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो आप टीचिंग प्रोसेस जो है सो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप भी सोच सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप टीचिंग स्किल। अब बात ये आती है कि हम टीचिंग स्किल को डेवलप कैसे करें। टीचिंग स्किल तो सही है, लेकिन डेवलप कैसे करेंगे अपने टीचिंग स्किल को, तो उसके लिए बहुत जो है सो आपको मेहनत करने पड़ेगा, पैसेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात, एक कहते हैं कि काबिल टीचर जो है वही होता है जो स्टूडेंट के समस्या को समझ सके और समस्या को समझने के बाद उसका समाधान भी कर सके। इट मीन्स टीचर। क्यों? क्योंकि आपके पास तो एक मेथड है नहीं कि एक मेथड लगा रहे उसका नहीं, अरे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, छोड़िए। आपके पास मेथड है, आपके पास तरीका है, आप लगाइए और उसको विभिन्न तरीकों से उसको समझाइए, तब आप एक अच्छे टीचर होंगे। उसको समझ कर आप सुलझा सकेंगे। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, आपका जो है प्रोफेशन भी दिखना चाहिए कि आप मतलब आप टीचर हैं तो आपका प्रोफेशन दिखना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में गए पूरा लग रहा है कि एकदम सो गए, थकान महसूस हो रहा है, नहीं, आप में प्रोफेशन झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए, क्योंकि आपके एक्टिविटी को बच्चे उतारते हैं। बहुत सारे बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं बाहर, तो टीचर के बारे में कैसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, डांस भी करके बताएंगे, तो टीचर की एक्टिविटी को उतार लिया वो अपने अंदर। हाँ, एक बात और है, फीडबैक भी देना है और बहुत सारे सूत्रों से मोटिवेट भी आपको करना है। आप बच्चे को मोटिवेट भी करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है। फीडबैक से क्या फायदा होता है कि आपको पता चलता है। अगर हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं तो हम भी बुलाएंगे, और फीडबैक से आपको मिलता है आगे बढ़ने का प्रोसेस, ठीक है, कि आप कैसे आगे बढ़िए, क्या आपने गलती की और क्या इसमें सुधार करना चाहिए, ताकि बच्चा सीखे। एग्जाम क्यों लेते हैं? एग्जाम जब लेते हैं बच्चा का कम नंबर आया तो आप कुछ उसका फीडबैक देंगे, आखिर कम क्यों आया और क्या परिवर्तन करना चाहिए और बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए।
तो इसलिए फीडबैक जो है वो भी ज़रूरी है। और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आप में टीचिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और विषय में मास्टर, आपको सब्जेक्ट में जो है सो मास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए नॉलेज मस्ट होना ही है। आपके पास नॉलेज रहेगा, आप बच्चों को किसी भी तरह से आप पढ़ा लेंगे, ठीक है। कोई भी तरीका लगा के पढ़ा लेंगे, और आप भी नहीं जानेंगे तो फिर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और है, आपको अपडेट होना पड़ेगा। आपको अपडेट होना पड़ेगा, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। आप अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत है। कैसे? मान लीजिए कुछ चेंजिंग होते जाता है। अब पहले जैसा तो है नहीं, पहले जैसा घर था या मशीन था। आज जो है सो जाते हैं रेलवे स्टेशन या कहीं और, घर है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लिफ्ट लगा हुआ है, एस्केलेटर लगा हुआ है। हम लोग जिंदगी में सपोज दैट हमने नहीं देखा कभी, अब वहाँ गए तो उसको देख कर भी हम सीख लेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। आप अपडेट नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो परिवर्तन होने के बाद, अपडेट होने के बाद आप जो है अच्छा से टीच कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, ठीक है। तो जो विजुअल था, जो हम लोग बहुत देख कर सीखते थे, तो बहुत सारा ऐसा है बच्चा है कि देख कर सीख लेता है। मान लीजिए वही अभी बात की हमने एस्केलेटर का, हमको नहीं पता, दूसरा को देखे कि एक बटन यहाँ दबाया और ऐसे खड़ा हो गया और पूरा पहुंच गया, तो हमको नहीं पता। हम भी गए वहाँ, एक बटन दबाए, खड़ा हो गया, फिर वहाँ पहुंच गया, हमने सीख लिया। अब कोई आए मेरे पास, हम उसको बताएंगे कि देखो इसको बटन दबाओ और आगे जाओ, ये सीखने का प्रक्रिया, आप जीवन भर सीखते हैं। इसके बाद आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना ही है। इक्वल बिहेव विथ स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के साथ इक्वल बिहेव, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक जैसे है नहीं, लेकिन आपको स्टूडेंट के साथ बिहेव करना। हर एक बच्चा के से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप डेली उसी से पूछ रहे हैं। एक बच्चा को आप डेली मार रहे हैं, उसी को मार रहे हैं। जब कोई बदमाशी करे, एक दिन खड़ा होकर बोलेगा, कोई भी हल्ला करता है आप हम ही को मारते हैं, क्यों भाई? आप जो है सो सारे बच्चों को ना आप एक जैसा जब इक्वल बिहेव करें। इन एक दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उसको जानते हैं, उसके जान पहचान, उससे क्वेश्चन पूछ, हम सब पूछते ही नहीं। तो आप सबके साथ इक्वल बिहेव करें, तब आपको लगेगा कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं और आप सिखा पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ कि हाउ टू डेवलप टीचिंग स्किल, ठीक है। और इवेल्युएट पीछे, हाउ टू डेवलप टीचिंग स्किल, ठीक है। इसमें और भी है, जैसे एडप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अभी मैंने कहा कि नया नया जो है सो टेक्नोलॉजी आपको एडप्ट करना होगा। वर्क विथ डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, और क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। और मीट अदर टीचर्स, ये भी हम बता देना चाहेंगे कि मीट अदर टीचर्स। आप दूसरे टीचर, आप अगर मान लीजिए मेथड आपको पता नहीं है या आपको में कुछ कमी लग रहा है, तो आप किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप मिल सकते हैं या उसके बारे में सुझाव ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई संकोच नहीं है। अगर हमको नहीं पता है तो हम कोई भी टीचर से पूछ सकते हैं कि ये मैम कैसे हो सकता है, क्योंकि सीखना एक प्रोसेस है। हम सीख सकते हैं, हम किससे भी सीख सकते हैं। हम जो है सो बकरी चराने वाला भी सीख सकते हैं कि बकरी कैसे चराते हैं, बकरी को कैसे बुलाते हैं, क्या है सीखना। तो आप सीखना क्या चाहते हैं ये सोचो, आपको सीखना क्या है। यहाँ एक करिकुलम बन गया कि हमको ये सीखना है, वो सीखना है। एक पाठ्यक्रम बांध दिया है, एक सर्कल बना दिया, उसके बीच में हम बैठे हैं, लेकिन सीखना तो कुछ भी है, बहुत सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट फैक्टर द टीचिंग स्टाइल। कहता है मास्टरी ओवर कंटेंट, आपको कंटेंट के ऊपर जो है सो मास्टरी होना चाहिए, ओके। इसके बाद टीचिंग स्किल प्रोसेस, टीचिंग स्किल होना चाहिए। बहुत सारे स्किल है टीचिंग स्किल जो अभी हम लोग पूरा पढ़ रहे थे। टीचिंग जो मेथड है वही टीचिंग स्किल भी है। मतलब पढ़ाने का टीचिंग स्किल आप में तब डेवलप होगा जब आप जो है सो परिपूर्ण होंगे, आप कंप्लीट होंगे, आपके पास अनुभव होगा, आपके पास नॉलेज होगा, और तभी आप डेवलप कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप टीचिंग स्किल डेवलप कैसे कर पाएंगे? आप बच्चे को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि नॉलेज को भी होना, नॉलेज ऑफ स्किल टू यूज टीचिंग। तो
तो नॉलेज की स्किल को बढ़ाएंगे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट लर्नर साइकोलॉजी, अब जो सीख रहा है उसके साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। आप जिसको सिखा रहे हैं, बहुत सारे हम लोग को ना पोर्टफोलियो बनाना होता था, पोर्टफोलियो, एक बच्चा का पोर्टफोलियो, और ऐसा बच्चा जो डिफेक्ट हो, माने किसी में कमी हो, तो उसके पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस बच्चे के बारे में जानते हैं, उसका घर कहाँ है, उसके घर के वातावरण क्या है, कैसा रहता है, कैसा वो बिहेव करता है, उससे आप पूरा इंफॉर्मेशन लाएंगे। इसके बाद आप जो है उसमें इंक्लूड करेंगे इस बच्चे को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं। अब कोई बच्चा मान लीजिए यहाँ बदमाश हो सकता है, उसके अगल बगल पूरा ऐसा बच्चा रहता हो कि पूरा दिन रात गाली देता हो और पूरा उसी में रह रहा हो। अब मान लीजिए कोई राजा का बेटा है और उसको जंगल में छोड़ दीजिए और ऐसे ही रहेगा, गंदा ऐसे शर्ट वगैरह सब ऐसे ही सीख रहा है, क्या वो उसको मिला? करिकुलम नहीं मिल पाया। और एक गरीब का बच्चा है, उसको पूरा अच्छा जगह ले जाइए, अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए तो वो डेवलप करेगा। हाँ, ये बात सही है कि गॉड गिफ्टेड भी होता है, ये मानते हैं। और ऐसा भी है कि मतलब मान लीजिए पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, लेकिन और जनरेशन वाइज भी होता है कि माता पिता, हम लोग पढ़ाते हैं हेरिडिटी में कि माता पिता का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो बच्चों में जाता है। लेकिन अगर वातावरण नहीं मिले ना तो वही रह जाएगा, सीखेगा नहीं। आपके पास दिमाग है लेकिन आपको सिखाया जाएगा तब सीखेंगे ना। आपके पास तेल भी है और माचिस भी है और बत्ती भी है, आपको पता नहीं है कि लैंप जलाएंगे कैसे, तो आप सीखेंगे तब तो। आपके पास दिमाग है, ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग का कोई नहीं रहता है। कह देंगे आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, अरे दिमाग क्या नहीं, उसको सीखे नहीं है ना। जब सीखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे सीखा जाता है, और वो सीख जाएगा तो फिर दूसरे को कहेगा कि अरे तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं है, देखो ऐसा सीखा जाता है। इसलिए सीखना जीवन भर चलता है। और जो TLM की बात की, TLM टीचर लर्निंग मटेरियल, आज का सेशन था टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल, और ये थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, लेकिन टाइम था 9:30 तक, तो हम कोशिश किए कि 9:30 तक इसको खत्म करेंगे। तो टीचिंग और लर्निंग स्टाइल से आप यही सीखेंगे कि हम कहीं भी क्लास में जाएं तो पढ़ाएं कैसे, और उसको पढ़ाने के लिए पहले से क्राइटेरिया जो है उसको तैयार कर लें। इसीलिए मिलता है क्राइटेरिया तैयार करने। आज का सेशन अब अंत करने से पहले फीडबैक के लिए जो है बुलाएंगे मैम। Good morning to all. Today's session was very good. We learned a lot of things. I think the teacher, those who are talking, they also learned many things if they have listened it carefully. And whatever we are practicing, हम लोग जो practice करते हैं, है ना, whatever we are practicing every day, that you, जैसे कि सर बोल रहे हैं, if we have willing to learn something, then we can teach better. अगर हमें सीखने की ललक होगी तभी हम बच्चों को भी सिखा पाएंगे अच्छे तरीके से। मैंने भी इस चीज़ से ही सीखा, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को कंडक्ट किया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले मैं इस स्टेज को छोड़ने के पहले बस इतना एक मेरे पास एक मन में एक क्वेश्चन है कि समटाइम्स वी हैव कम टू नो, कभी मेरे कान में ये बात आती भी है या हम महसूस भी करते हैं कि कुछ टीचर्स जो हैं बच्चों का बहुत सारा चीज़ थोप देते हैं, है ना। जैसे मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दिखाया, यही लिखोगे, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में तुमको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इट शुड नॉट, इट शुड स्टॉप, ये बंद होना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिव बनाइए। बच्चे क्रिएटिव हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज चलती है, तो उनको क्रिएटिव बनाइए। उनको बोलिए कि नहीं, अगर तुम अपने तरीके से आंसर को अगर लिखते हो, अगर तुम्हारा सेंटेंस सही है और तुम्हारे भाव सही है तो तुमको नंबर मिलेगा। मेरा ट्रू कॉपी तुमको उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने एक आंसर दे दिया है समझने के लिए, लेकिन तुम इसको दूसरे तरीके से भी तुम पेश कर सकते हो। बस तुम्हारा सेंटेंस, तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा तो हम लोग इसी तरह से करते हैं सीनियर क्लासेस में। जूनियर क्लासेस में सुनते हैं, मेरे पास आती है कि टीचर बोलते हैं कि तुम लोग गूगल पर देखो, गूगल पर क्वेश्चन लिखोगे तो मैं काट दूंगा। अरे भाई
बच्चा जब आपका पढ़ाई को समझ नहीं पाया तभी वो जाकर घर में गूगल देखा, सर्च किया। अगर आप अच्छा पढ़ा देती या देते तो बच्चा गूगल सर्च नहीं करता, आपके आंसर से बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, वो गूगल सर्च किया। अगर सर्च करके वो वहां से आंसर को नोट करके लिख रहा है, यू मस्ट एप्रिशिएट, इसे पूछना चाहिए बेटा तुम कहाँ से लिख रहे हो। तो ये चीज होना चाहिए, टीचर को कभी भी बच्चों को थोपना नहीं चाहिए ये चीज कि मैं जो बता रही हूँ जैसे फुल एंड फाइनल मैं नंबर काट दूंगी, इससे बच्चे पजल हो जाते हैं और टीचर की इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंसर वो रख नहीं पाते हैं और वो घबरा जाता है कि हम नहीं लिखेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इट शुड स्टॉप। ये अच्छे टीचर का बिल्कुल मतलब हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि बच्चे को फोर्स करना, जो मैं दी हूँ मैं बताई हूँ वही लिखना, है ना। तो जैसे ऐसे राइटिंग्स वगैरह हो गए, है ना, दूसरे के बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी दे दीजिए, बच्चा जो चीज को देख रहा है वो लिख रहा है। ये नहीं कि मैं 10 लाइन लिखवा दी हूँ वही तुमको लिखना है, इसमें से इधर से उधर पे होकर तुम्हारा नंबर काट, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट शुड स्टॉप। मेरे कान में आया है कि कुछ टीचर इसी को करते हैं, बोलते हैं, इसलिए आज मौका था मैंने इसको कह दिया। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर लिसनिंग। आज के सेशन के लिए आपने इतने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।